तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अशोक बरुपाल पावा की लाइव क्लासेस के अंदर। तो हिस्ट्री की क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं और आज का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम टॉपिक आपको करवाने जा रहे हैं, ठीक है। और ए टू जेड पूरा सिलेबस हम करवा देंगे। और आपका जो यूनिवर्सिटी चाहे राजस्थान की कोई भी हो, आप अपने सिलेबस में देख लेना कि जो मैं अध्याय करवा रहा हूँ, जो टॉपिक करवा रहा हूँ, वो आपके सिलेबस में है या नहीं है। क्योंकि मामूली सा चेंज होता है किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में, बाकी लगभग सिलेबस सेम होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हिस्ट्री जो पहला पेपर रहता है आपके मध्यकालीन भारतीय इतिहास, ठीक है। तो उसके आज हम पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से डायरेक्ट 1 नंबर का प्रश्न या फिर लघुतरात्मक प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत या फिर भारतीय इतिहास के स्रोत। यानी कि हमें जो मध्यकालीन भारत है, यानी आप कह सकते हैं सल्तनत काल, मुगल काल, उन सारे जो ऐतिहासिक जो भी घटनाक्रम है उसकी जानकारी हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है। आज हम उन सभी स्रोतों का अध्ययन करने वाले हैं विस्तार से, ठीक है। और अंत के अंदर हम आपको कुछ प्रश्न उत्तर भी करवाएंगे जो हम यूट्यूब पर तो करवाते ही हैं, साथ में आपको वो यहीं पे इंक्लूड मिल जाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा अगर आप सीरियस है अपनी स्टडी को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करें जो मध्यकालीन भारत है, आपने बीए फर्स्ट ईयर के अंदर आपने जो मध्यकालीन भारत से पहले का इतिहास यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास आपने पढ़ लिया है, ठीक है। डोंट वरी, नहीं पढ़ा है तो भी आप जो है कोर्स ले सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा काम का है। और ये जो भी सिलेबस आपके एग्जाम में दिया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएएस वगैरह में ऐसे ही प्रश्न पूछ जाते हैं मेंस के अंदर, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए हम पढ़ते हैं सिलेबस को। तो देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास की तुलना में मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। भाई प्रचुर मात्रा में इसलिए उपलब्ध है क्योंकि तब तक तो जो प्राचीन भारत के लोग होते थे तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी। शिक्षा जो है वो आपको पता है, ग्रंथ वगैरह इतने ज़्यादा नहीं थे। और जो लोग हैं वो मनन करते थे, यानी कि गुरु अगर वो स्टडी करते थे, गुरु तो उनको पढ़ाता था और वो केवल मन में ही उसी समय ही याद कर लेते थे। तो इस प्रकार ज़्यादा ग्रंथ वगैरह की रचना हुई नहीं थी उस समय। जो भी ग्रंथ हुए, एक दो हुए थे, उनकी भी ज़्यादातर हमें लिखावट वगैरह समझ में नहीं आती है, ठीक है। उसको सिंधु घाटी वगैरह का हम उदाहरण देख सकते हैं। और यहाँ पे सल्तनत काल में आते आते जो मुस्लिम जो भी आक्रमणकारी आए सल्तनत काल के अंदर, तो उन्होंने क्या किया कि जो है शिक्षा का प्रचार किया और अपनी जो है गुणगान करना बहुत ज़्यादा उन्होंने महत्व दिया। तो अपनी जो विजय है, गुणगान है, जो भी उनकी यात्राएं होती थी वो उनको बढ़ चढ़ कर लिखते थे अपनी आत्मकथा वगैरह को। तो इसलिए जो है यहाँ पे ग्रंथ वगैरह बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। और इसीलिए क्या है कि यहाँ पे जो किसी भी स्रोत की कमी नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रंथ हमको देखने को मिल जाता है। तो इसका मुख्य कारण प्राचीन काल में ऐतिहासिक ग्रंथों का अभाव था या फिर उनकी उपलब्धता की कमी थी, जैसा कि मैंने बताया। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के लिए ऐतिहासिक स्रोतों की कमी नहीं है, क्योंकि भाई बहुत सारे जो राजा वगैरह होते थे वो बहुत ज़्यादा इतिहास लेखन में रुचि दिखाते थे। जैसे इतिहास लेखन में मुस्लिम सुल्तान और जो उलेमा रुचि रखते थे, उलेमा मतलब वो भी एक सुल्तान वगैरह या फिर पादरी जैसे कुछ होते थे, ठीक है। तो मुस्लिम इतिहासकारों ने सुल्तान और उनकी भारतीय विजयों का विस्तृत विवरण दिया है। और साहित्य स्रोतों के अतिरिक्त मध्यकालीन भारत में विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत, शिक्षित सुल्तानों की आत्मकथा, विजय अभियानों के बाद स्थापित विजय स्मारक, विजय स्तंभ आदि ऐतिहासिक स्रोतों से पर्याप्त जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि जो राजा वगैरह कोई भी जीत उनकी हो जाती थी युद्ध के अंदर, तो भी वो इतिहास के अंदर कुछ लिखवा देते या फिर उन्होंने जो वो प्रशस्तियाँ वगैरह अंकित करवा देते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको पर्याप्त मात्रा में बता देती है कि उस समय कैसा मतलब वातावरण था, किस समय किस प्रकार की सारी चीज़ें थी, ठीक है। सारी व्यवस्था हमको उस समय की समझ में आ जाती है। फिर आगे देखिए कि सल्तनत काल में फारसी अरबी पुस्तकों की रचना की गई थी। हालांकि इनके लेखकों को हम वैज्ञानिक इतिहासकारों की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि वे केवल तात्कालिक शासकों के क्रियाकलापों तक ही सीमित है। परंतु इन रचनाओं से सल्तनत कालीन इतिहास और कालक्रम की पर्याप्त जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे देखिए जो इनका कहने का मतलब यह है कि जो वैज्ञानिक इतिहासकार उस समय नहीं थे, क्योंकि वो केवल जैसा अपना राजा कहता था कि हमारे बारे में बढ़ चढ़ कर लिखो, तो वो उसी के हिसाब से लिखते थे। तो उसके बाद में क्या है कि उन्होंने कोई वैज्ञानिक दृष्टि या फिर कोई ऐतिहासिक सॉरी जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण उस प्रकार का कोई दृष्टिकोण अपना ही नहीं था अपने ग्रंथों के अंदर। तो जो भी ग्रंथ आप उस समय सल्तनत कालीन जो मध्यकालीन जो भी ग्रंथ है उनके अंदर आप जो राजा महाराजा वगैरह थे, जो शासक थे, उनकी बढ़ चढ़ कर मतलब तारीफें की गई है। इसके अलावा वहाँ पे कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रमुख स्रोतों के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जो ध्यान से पढ़ना आप, ठीक है। तो हम ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट करते हैं साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य मतलब जो भी ग्रंथ वगैरह उस पर किताबें वगैरह, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अरबी और जो फारसी, क्योंकि जो सल्तनत कालीन जो शासक हुए थे वो मुस्लिम और बाहर से आए हुए थे, तो उनमें ज़्यादातर जो अरबी और फारसी में ही उन्होंने अपने ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है।
तो तब तक वैसे तो अंग्रेजी तो आई नहीं थी, तो अंग्रेजी में तो होना स्वाभाविक था कि अंग्रेजी में तो नहीं होंगी, तो वो अरबी और फारसी में ही होती थी उस समय की ग्रंथ की रचनाएं। तो तुर्क अफगान शासक मूलतः सैनिक थे और स्वयं शिक्षित नहीं थे, हालांकि उन्होंने इस्लामी विधाओं और कलाओं को प्रोत्साहन दिया। प्रत्येक सुल्तान के दरबार में फारसी लेखक, विद्वान और कवियों का जमावड़ा लगा रहता था। उनकी रचनाओं से उस काल के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो इनका हम संक्षिप्त विवरण यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो पहली किताब है जो उस समय की जानकारी देती है वो है किताब उल हिंद, ठीक है। किताब उल हिंद जो कि इसको जो रचना है वो अल बरूनी की थी, ठीक है। तो अल बरूनी कौन था? वो महमूद गजनवी के आक्रमण के समय बात आया था। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि अल बरूनी कौन था, किसके साथ आया था। इस प्रकार के प्रश्न कभी भी कैसे भी बन सकते हैं, ठीक है। कंपटीशन में भी बनते हैं और यहाँ पे फाइनली सॉरी जो आपके सेकेंड ईयर उसमें भी तो बन ही सकते हैं। तो जो किताब उल हिंद है उसकी रचना अल बरूनी ने की थी और ये मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के साथ भारत में आया था। यानी जो शासक वगैरह होते थे वो लेखकों को और इन कवियों को तो साथ साथ रखकर मतलब अपने साथ ही रखते थे, वरना गुणगान कौन करेगा, ठीक है। इस प्रकार लिए तो वो मोहम्मद गजनवी के साथ आया और अरबी और फारसी भाषा का ज्ञाता था। तो उस अपनी इस पुस्तक में 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान और धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन किया है। इस पुस्तक के अध्ययन से तात्कालिक सामाजिक दशा का पर्याप्त ज्ञान होता है और यह पुस्तक किताब उल हिंद के नामों से भी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये इस किताब के बारे में है। आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है किताब के बारे में। अगर निम्नात्मक प्रश्न आ जाता है जो ऐतिहासिक स्रोतों का मतलब मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के ऐतिहासिक स्रोतों का उल्लेख कीजिए या वर्णन कीजिए, तो आपको इन किताब के नाम लिख लेना और इसकी रचना किसने की और उसके बारे में थोड़ा सा एक दो डिटेल आपको लिख देना, ठीक है। 100% किसी को याद नहीं रहता, जितना आप याद रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो आप लिखने की कोशिश करना, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, सॉरी अगला प्रश्न क्या, अगली जो किताब है लेखक जो ग्रंथ आप देख सकते हैं। तो चचनामा बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है चचनामा, ठीक है। तो ये अरबी भाषा में लिखी गई है और ये मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी ने नासिरुद्दीन कुवाचा के समय में इसकी फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसका ओरिजिनल लेखक है उनके कोई ज़्यादातर जानकारी है नहीं, मगर इसका जो अनुवाद किया था फारसी भाषा में वो था ये मोहम्मद अली बिन कबूकर, ठीक है। इस प्रकार के ये जो है लोग होते थे और इन्होंने मतलब इसका अनुवाद किया जाता था, ठीक है। हालांकि ये पुराना ग्रंथ हो सकता है, इसकी जो है रचना का पता नहीं चलता है। चचनामा अरबों की सिंध विजय की जानकारी का मूल स्रोत है, ठीक है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अरबों की सिंध विजय की जानकारी हमें किस स्रोत से प्राप्त होती है, तो आप आंसर टिक करना चचनामा या फिर चचनामा याद रखना, ठीक। अगला प्रश्न आता है कि ताज उल मासीर, यानी ये भी एक ग्रंथि है, तो इसकी रचना हसन निज़ामी द्वारा की गई, ठीक है। ताज उल मासीर की रचना हसन निज़ामी द्वारा की गई थी और इस पुस्तक के अंदर देखिए 1192 से लेकर 1229 यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि 38 सालों तक का जो है भारतीय घटनाओं का विवरण दिया गया है, ठीक है। तो 38 सालों तक के भारतीय घटनाओं का विवरण दिया गया है। इसमें राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ सामाजिक तथा धार्मिक जीवन का भी उल्लेख किया गया है। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक दिनों के प्रामाणिक इतिहास की जानकारी इस पुस्तक में पर्याप्त रूप से मिलती है। कौन सी किताब में है वो? ताज उल मासिर, ठीक है। और इसकी रचना हसन निजामी ने की थी। ध्यान रखना, आप लेखक का नाम तो जरूर से ध्यान रखना, बाकी आपको कुछ याद है हो या ना हो, ठीक है। फिर एक पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हसन निजामी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने गुलाम वंश की नींव रखी थी, गुलाम वंश का संस्थापक था, ठीक है। तो उसी का जो है उसका समकालीन था ये कौन? हसन निजामी, ठीक। अगले अब हम एक एक किताब का और उसके लेखक वगैरह और उसकी कुछ डिटेल देखते हैं, ठीक है। तो फिर हम आगे चर्चा करेंगे बाकी की किताबों के बारे में। तो अगली जो बुक है वो है खजाइन उल फतुह, बहुत इंपॉर्टेंट है ये खजाइन उल फतुह। अमीर खुसरो का नाम तो आपने सुना होगा, उसकी ये रचना, बहुत सारी रचनाएं हैं अमीर खुसरो की और इसकी जो पहली रचना है वो है खजाइन उल फतुह है, ठीक है। तो अमीर खुसरो ने इसकी रचना की है और इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का वर्णन है, ठीक है। अमीर खुसरो ने किसकी विजयों का वर्णन किया है? अलाउद्दीन खिलजी का। किस किताब में? खजाइन उल फतुह में, ठीक। फिर तुगलकनामा भी बहुत ही फेमस, सबसे ज़्यादा फेमस है अमीर खुसरो की बुक है। तो तुगलकनामा में देखिए तुगलक वंश के सत्तारूढ़ होने की घटनाओं का वर्णन है, यानी कौन शासक बैठा, कब तक बैठा या फिर कितना राज किया, वो सारी चीज़ें तुगलकनामा में दी गई है, ठीक है। तो तुगलक वंश है उसी की बात कर रहे हैं। फिर अगला जो है ग्रंथ आप कह सकते हैं नूह सिपियार, ठीक है। नूह सिपियार, इसके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है अमीर खुसरो के। तो ये खजाइन उल फतुह और तुगलकनामा दो ही ग्रंथ इंपॉर्टेंट है। तो नूह सिपियार भी इसकी ये अमीर खुसरो की है। ये भारत की जलवायु, रहन सहन, कश्ती, वेशभूषा आदि का वर्णन यानी संस्कृति का वर्णन इसमें किया गया है अमीर खुसरो के द्वारा। अगला आता है फुतुह उस सलातीन, ये इस्लामी के द्वारा है और इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। वैसे हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसका प्रश्न कभी नहीं आता है और नहीं आएगा। तो गजनी राज्य के उद्देश्य से लेकर बेमनी राज्य की संस्थापना तक की घटनाओं का वर्णन इसमें है। इस्लामी
ने इसका वर्णन किया, फुतूहुस सलातिन ने, ठीक है। तो मैं आपको टिक टिक बता दूंगा लास्ट के अंदर पूरा कवर करवा के कौन सा आपको इंपॉर्टेंट है याद करना, ठीक है। वैसे हमें पढ़ना तो सारा पड़ेगा, क्या पता कौन सा प्रश्न आ जाए। फिर है फतवा ए जहांगीरी। तो फतवा जहांगीरी है जो जियाउद्दीन बरनी ने लिखा। बरनी इसका इतना ही नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, बरनी, ठीक है। तो इसकी जो बुक है वो है फतवा ए जहांगीरी। तो यहाँ पे देखिए इसमें सल्तनत कालीन जो राजनीति दर्शन है और प्रशासन का उल्लेख किया गया है, किसके अंदर, फतवा ए जहांगीरी, और इसका जो लेखक है वो है बरनी, ठीक है। फिर अगला प्रश्न की अगला बुक है जो है किताब उल रहला। किताब उल रहला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप टिक मार्क लगा लीजिएगा। इब्न बतूता की ये रचना है, ठीक है। और जो इसमें अंदर है देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तिगत जीवन, प्रशासन, सामाजिक जीवन आदि का उल्लेख किया गया है किताब उल रहला के अंदर। प्रश्न बनता है किताब उल रहला किसकी रचना है, इब्न बतूता की, ठीक है, ध्यान रखना। फिर हम आगे देखते हैं अगली बुक है तारीख शेरशाही, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसका जो लेखक है तारीख शेरशाही का वो है अब्बास खां शेरवानी। तो अकबर के आदेश पर उसी के दरबार में लिखी गई है, किसके द्वारा, इस अब्बास का शेरशाही के द्वारा, ठीक है। अकबर के आदेश पर उसी के द्वारा लिखी गई और शेरशाह के शासन और प्रशासन कार्यों की जानकारी का ये सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है, तारीख शेरशाही। फिर अगला जो है वो है अकबरनामा, जिसको तो आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो याद कर लेना, 100% इंपॉर्टेंट है। अकबरनामा की रचना है जो अबुल फजल ने की थी, ठीक है। तो ये 3 भागों में है। प्रथम भाग में अकबर के पूर्वगामी शासकों का इतिहास है, यानी अकबर से पहले जो भी हुमायूं वगैरह, ठीक है, शेरशाह वगैरह, उनकी जो है इसकी में जानकारी है। दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं हैं, और तीसरे भाग में जो तीसरा भाग है उसका वो आईन अकबरी कहलाता है, ठीक है। अकबरनामा का ही तीसरा भाग है आईन अकबरी, ठीक है, ये कोई अलग से बुक नहीं है। तो आईन अकबरी इसका तीसरा भाग है जिसमें अकबर द्वारा प्रतिपादित शासन प्रणाली, कानून, नियम आदि की जानकारी मिलती है। वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे और इनसे भी प्रश्न बनता है। अकबर की जो देशाला बंदोबस्त है, शासन प्रणाली, कानून, वो इनसे अलग अलग प्रश्न बनते हैं। अकबर पूरा चैप्टर हम अलग से करने वाले हैं, ठीक है। फिर अगला है पातशाहनामा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। तो इसका लेखक के बारे में कोई फिक्स जानकारी नहीं है, जो इतने सारे नाम दिए गए हैं वो सारे ही आप लेखक मान लेना, ठीक है। तो इसलिए चांसेस नहीं है कि इसके जो लेखक से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतने सारे लेखक है, कन्फ्यूजन है। तो देखिए शाहजहाँ के काल का इतिहास है पातशाहनामा के अंदर। जो मोहम्मद अमीन काजवी ने शाहजहाँ के प्रथम 10 वर्षों का इतिहास लिखा, उसके पश्चात अगले 10 वर्षों का इसने, मतलब ये जो अलग अलग इन्होंने इतिहास लिखा तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अलग अलग लिखते हैं। फिर है नुस्खा दिलखुशा। नुस्खा दिलखुशा का जो भीमसेन ने इसकी रचना की थी। औरंगजेब कालीन दक्षिण भारत के इतिहास का वर्णन तथा मुगल मराठा संघर्ष का इसके अंदर उल्लेख किया गया, किसके अंदर, नुस्खा दिलखुशा, और इसके लेखक है भीमसेन, ठीक है। फिर जो है परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं। तो पूर्व मध्यकाल में अरबों द्वारा विजय का विस्तृत विवरण चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है, ठीक है। प्रश्न ऐसे ही बनते हैं कि जो मध्यकाल में अरबों को विजय का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलते हैं, तो वो है चचनामा के अंदर। इसमें मोहम्मद बिन कासिम के भारत अभियान की चर्चा की गई है। इसके लेखक का कोई पता नहीं है और अरबी भाषा में ये लिखा गया, ठीक है। प्रश्न बनते हैं इस प्रकार के, तो इसलिए यहाँ पे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य लिखा है मैंने। अगला प्रश्न आता है अल बरूनी 11वीं शताब्दी में कई वर्षों तक भारत में रहा। उसकी कृति किताब उल हिंद जो है अरबी भाषा के अंदर है, जिसमें तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान भी अल बरूनी ही, ठीक, मतलब अल बरूनी था। यानी जो भी सल्तनत काल में सबसे पहला जो लेखक हुआ था जिसने भारतीय पुराण है उनका अध्ययन किया था, तो वो अल बरूनी था, अल बरूनी ही था, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देता है कि अगला पॉइंट है शाहनामा फारसी भाषा का महाग्रंथ है। शाहनामा, ठीक है, फारसी भाषा का है, जिसकी रचना फिरदौसी ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को वो वहाँ पे नहीं लिखा गया टेबल में, तो यहाँ पे आप ध्यान रख लेना। जो शाहनामा है वो फिरदौसी की एक रचना है, ठीक। फिर जिसमें मोहम्मद गजनवी के दरबार से ये संबंधित था, कौन था, ये फिरदौसी, ठीक है। फिर अगला जो पॉइंट है वो है ताज उल मासिर की रचना हसन निजामी के द्वारा फारसी भाषा में की गई थी, जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। और अगला पॉइंट आता है अमीर खुसरो फारसी भाषा का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि था। उन्हें हिंदुस्तान का तोता भी कह जाते हैं, ठीक है, हिंदुस्तान का तोता प्रश्न बनता है बहुत बार कंपटीशन में, बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है इस प्रकार का कि हिंदुस्तान का तोता कौन था, अमीर खुसरो। यानी अमीर खुसरो का टॉपिक से प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर, ठीक है। वैसे जो आपके एग्जाम में भी आ सकता है सेकंड ईयर वालों में, तो इस अमीर खुसरो को तो आप जो भी इसकी किताबें हैं, जो भी इसकी सारी चीज़ें हैं वो पढ़ लेना, ठीक है। तो हिंदुस्तान है तोता, इसी को कहा जाता था अमीर खुसरो को। यानी कि ये जो भी मतलब फारसी भाषा होती थी उसको भारतीय, मतलब इसने भारतीय भाषा का इसके अंदर मिक्स कर दिया था, ठीक है। अगला जो पॉइंट है खजाइन उल फतुह नूह सिपियार तुगलकनामा किरानुस सादेन
आदि रचनाएं अमीर खुसरो की है। उसने नूह सीपियर में भारतीय पर्यावरण का सुंदर चित्रण किया है। तो ये सारी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न आता है। फिर अगला है हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने अकबर के अनुरोध पर की थी। ठीक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हुमायूंनामा, अकबरनामा, बाबरनामा, बहुत सारी इससे किताबें हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो हम आप करते चल रहे हैं। तो हुमायूंनामा की जो रचना है गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक है, इसको भी आप टिक कर लेना कि ये हुमायूंनामा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अगला आता है तारीख है फिरोज शाही। ये बहुत ही बार प्रश्न इसका कंपटीशन में आता है। तारीख है फिरोज शाही जियादुद्दीन बरनी की करती है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि बरनी है उसकी करती है तारीख है फिरोज शाही। इसमें बलबन के सिंहासनारोहण से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के छठे वर्ष की घटना का वर्णन है। ठीक है, फिर शम्स सिराज, जो शम्स सिराज है वो तारीख है फिरोज शाही नामक ग्रंथ की रचना की थी, यानी ये एक लेखक है। फिर फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतवात है फिरोज शाही की रचना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने खुद की आत्मकथा कौन सी लिखी है? फतवात है फिरोज शाही। इसमें उसके द्वारा इस्लाम धर्म के प्रसार के लिए किए गए कार्यों का वर्णन है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक, अगला पॉइंट आता है कि जो मध्य सल्तनतकालीन डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण जो मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत रेला अरबी भाषा में जो लिखा गया है इसमें किया है। यानी जो भी भारत की उस समय की सल्तनत काल के अंदर डाक व्यवस्था थी उसका वर्णन किस में है? इब्न बतूता का जो ग्रंथ है रेला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। तो इस रेला के अंदर इसने वर्णन किया इस सारी चीज़ों का। फिर अगला पॉइंट आता है सदरुद्दीन मोहम्मद औफी का बुखारा में जन्म हुआ। वह इल्तुतमिश के शासनकाल से संबंधित था। इन्होंने ही सर्वप्रथम भारतीय महासागरों में प्रयोग होने वाले चुंबकीय दिशा सूचक की प्रारंभिक सूचना दी थी। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना, वैसे इंपॉर्टेंट इसका प्रश्न नहीं है। तो निम्नलिखित प्रश्न में इस प्रकार प्रश्न अगर आप लिखते हैं, इस प्रकार पॉइंट लिखते हैं तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाते हैं। फिर आता है तारीख सलातीन ए अफगान की रचना अहमद यादगार द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है इसामी के ग्रंथ फतुवत उल सलातीन से भारत में चरखे के प्रयोग का आरंभिक साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, यानी उस समय चरखा का प्रयोग मिल जाता है, शुरुआत हो चुकी थी। फिर है निकोडी कॉन्टी इटली का रहने वाला था। उसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। वहीं अबू रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारस के तैमूर राजवंश के शासक शाहरुख का दूत बनकर आया था। निकोडी डी कॉन्टी, हालांकि प्रश्न इस प्रकार बन सकते हैं निकोडी डी कॉन्टी क्या है, इसके बारे में 2 शब्द लिखिए। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आता है बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने एक ग्रंथ और भी लिखा था, कौन सा? पद्मावत। ठीक है, पद्मावत जो ग्रंथ है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। ठीक है, यह भी उसका दूसरा ग्रंथ है बारहमासा, याद रखना। फिर बाबरनामा जो है तुर्की भाषा में रचित बाबर की आत्मकथा है। कौन सी है? बाबरनामा, बाबर की आत्मकथा। इसका अंग्रेजी अनुवाद मैडम बेवरिज ने किया था। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। फिर आता है अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है, जैसा कि हमने देख लिया था, और इसमें 3 भागों में इसको मतलब डिवाइड किया गया है, और आइन अकबरी इसका तीसरा भाग है। गुलबदन बेगम है बाबर की पुत्री थी, जिसने वो हुमायूंनामा लिखी थी। ठीक है, बाबर की पुत्री थी हुमायूंनामा, यानी कि इस हुमायूं की बहन थी, आप इस प्रकार कह सकते हैं। हुमायूं की बहन ने गुलबदन बेगम, उसने हुमायूंनामा की जो है रचना की थी। हुमायूंनामा के नाम से ही एक अन्य ग्रंथ की रचना ख्वांद मीर ने की है। ठीक है, इस सेम ही नाम है उसका, और उसका जो लेखक है वो है ख्वांद मीर। ठीक है, मगर आपसे प्रश्न पूछ जाए कि हुमायूंनामा की रचना किसने की, तो आपको उत्तर लगाना है गुलबदन बेगम। ठीक है, अगला पॉइंट आता है अब्दुल हमीद लाहौरी की पातशाहनामा व मोहम्मद काजिम की कृति आलमगीरनामा अन्य महत्वपूर्ण मुगल साहित्यिक स्रोत है। ठीक है, मुगल काल में बहुत ज़्यादा साहित्यिक स्रोत मिलते हैं, तो हम उनकी चर्चा भी कर रहे हैं। फिर है मुंतखाब उल लुबाब की रचना खफी खान ने की थी। ठीक है, इसमें औरंगजेब है उसके काल का जो है जानकारी हमको मिलती है। ठीक है, तो ये जो स्रोत है वो मध्यकालीन भारत के हमें मिल चुके हैं। तो मध्यकालीन भारत बेसिकली कब से कब तक होता है? जो सल्तनत काल प्रारंभ होता है तब से लेकर जो औरंगजेब है वहाँ से तक माना जाता है। ठीक है, वो मध्यकालीन भारत माना जाता है, औरंगजेब के शासनकाल तक। ठीक है, फिर जो अगला जो आधुनिक भारत आ जाता है वो है शिवाजी, यानी कि औरंगजेब के बाद के अंदर उत्तर मराठा काल है, उसे लेकर जो हम संविधान वगैरह का बना आज़ाद हुआ, वो सारी चीज़ें हम आधुनिक भारत के काल में पढ़ते हैं। तो ये स्रोत इतने तो हो गए, हमने पढ़ लिए मध्यकालीन भारत के। अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं। ठीक है, प्रश्न चलिए यहाँ पे हम प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आता है हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो अभी हमने देखा था हुमायूंनामा की जो रचना है वो, तो हुमायूंनामा की जो रचना है वो गुलबदन बेगम ने की थी, जो उसकी बहन थी। ठीक है, तो हुमायूं की बहन ने रचना की थी, तो यहाँ पे गुलबदन बेगम ऑप्शन में नहीं है, और दूसरा एक और था तो उसका भी ऑप्शन में नहीं है। वो तो उसका नाम हम देख लेते हैं कि उसका नाम क्या था। तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कि जो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, उसने जो अपनी प्रसिद्ध रचना हुमायूंनामा, यानी हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की है रचना है, और उसकी जो है ख्वानमीर जो है उसका दूसरे मतलब लेखक है, मतलब उसने भी सेम नाम से रचना की है। तो ख्वानमीर भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, और ये जो JPSSC है इसका मतलब है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी उसमें प्रश्न आ चुका है। फिर अगला प्रश्न आता है
कि चुंबकीय दिशा सूचक के भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है जो सी हो जाएगा, सरुद्दीन मोहम्मद औफी। ठीक है, हालांकि इसके बारे में हमने इस वीडियो के अंदर चर्चा नहीं की थी, मगर इसका जो प्रश्न है वो इतना ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा कोई प्रश्न आता नहीं है। हालांकि आपसे इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये बहुत ही एडवांस लेवल का प्रश्न आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो PCS लेवल का प्रश्न ये है। ठीक है, मगर इतना टफ आपसे नहीं पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, आपको सरल सरल जो ग्रंथ है उनसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न आता है, आपको कोड मिलाना है कि कौन सा ग्रंथ किसने लिखा है, यानी ग्रंथ यहाँ पे है और ये इनके लेखक है। तो इनमें से हमने किसी कवि के बारे में नहीं पढ़ा, हमने केवल भीमसेन कायस्थ के बारे में पढ़ा था अभी लास्ट के अंदर। तो भीमसेन जो कायस्थ थे उसकी रचना थी दिलकुशा। दिलकुशा कहाँ पर गया दिलकुशा? हाँ, ये 4 नंबर, यानी हमको केवल एक ही पता है, एक के अंदर 4 है, एक के अंदर 4 केवल डी ऑप्शन में है, तो इसका डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम बाकी को भी हम कोड मिलान कर लेते हैं कि पहले का भीमसेन जो कायस्थ है उसकी रचना है तारीख है दिलकुशा, और फिर जो चंद्रभान ब्राह्मण है उसकी रचना है चार चमन। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। और तीसरा का है जो 2 नंबर हो जाएगा, यानी कि ईश्वरदास नागर ने फतवात है आलमगीर लिखी है, और फिर सुजन राय भंडारी है उसने खुलासत उत तवारी की है, रचना की है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन फारसी का प्रथम कविता जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो वो तो अमीर खुसरो ही था जिसने भारतीय पर्यावरण का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया था। तो अमीर खुसरो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, अल बरूनी किस आक्रमणकारी के साथ भारत आया था? अल बरूनी हमने देखा था, ये प्रश्न पूछा जाता है, मैंने कहा था आपको, तो वो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत के अंदर आया था। कौन आया था? अल बरूनी। ठीक है, और उसकी बुक का नाम आप सोच के याद रखिएगा कि उसकी बुक का नाम क्या, वो भी कई बार आपसे पूछा जा सकता है। फिर अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता? तो अमीर खुसरो ही है हिंदुस्तान का तोता। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आता है, तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखा गया? तो तुजू के बाबरी, ध्यान रखना, फारसी भाषा में नहीं है, वो है तुर्की भाषा में। तो फारसी भाषा में कौन सा है? बाबरनामा और जो भी बाकी किताबें बाबर की, वो फारसी भाषा में है। ठीक है, और जो ये तुजू के बाबरी है वो है तुर्की भाषा में। ठीक, अगला प्रश्न आता है, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन है? तबकात ए नासिरी जो है इसका लेखक, हमने अभी इसकी चर्चा की थी वीडियो के अंदर, तो उसका जो लेखक है वो है मिनाज उस सिराज। ठीक है, तबकात ए नासिरी की रचना उसी के द्वारा की गई थी। फिर हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो ये पहला ही प्रश्न आया था, अभी हमने चर्चा की, गुलबदन बेगम ने, और इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन सी है, जबकि जो हमने पहला प्रश्न देखा था उसके अंदर गुलबदन बेगम यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम। ठीक, फिर अगला प्रश्न आता है, बारहमासा की रचना की किसने की? तो ये तो मैंने आपको बताया था कि जिसने बारहमासा की रचना की उसने ही पद्मावत की रचना की थी। तो वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न आता है, हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर की, किसके कहने पर की? तो हुमायूं के कहने पर तो की नहीं होगी, तो उसने की अकबर के कहने पर। ठीक है, अकबर ने उससे अनुरोध किया था तो उसने की, यानी ये इसकी बुआ थी अकबर की। कौन? गुलबदन बेगम। फिर अगला प्रश्न आता है, शाहनामा के का लेखक कौन था? शाहनामा, तो शाहनामा का लेखक था जो था वो फिरदौसी था। ठीक है, एक बार हम इसका राइट आंसर मैच कर लेते हैं, 12 के अंदर है बी। ठीक है, तो बिल्कुल जो फिरदौसी है उसने शाहनामा की रचना की थी। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है? तुगलकनामा है, खजाइनुल फतू है, रहला तो नहीं है, रहला नहीं है, रहला इसकी नहीं है, रहला है उसकी जो वो इब्न बबूता है उसकी रचना है, रहल बबूता। इब्न बबूता की रचना कौन सी है? रहला। ठीक है, तो इसका अंदर राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न आता है, अमीर खुसरो निम्न में से किसके शासनकाल से संबंधित है? तो अमीर खुसरो खिलजी, इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके शासनकाल में वो संबंधित था अमीर खुसरो, बाकी के काल से मतलब संबंधित नहीं था। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक? किताब उल हिंद का जो लेखक है 15 के अंदर सी ऑप्शन में दे रखा है, अल बरूनी। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न है और ये आपका वीडियो हो गया। ऐतिहासिक जानने के स्रोत हमने देख लिए थे, और ये जो PDF वगैरह वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। तो कहाँ मिलेगी? आपको यहीं पर मिलेगी जहाँ पे कोर्स आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए, मस्त आगे के वीडियो देखते रहिए। ठीक है, पूरा कोर्स हम कवर कर लेंगे। मिलते हैं फिर, तब तक जय हिंद, जय भारत।